जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आप सारे प्यारे बच्चों का जैन रोजगार क्लासेज में स्वागत है। सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सारे बच्चों के लिए जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो बिहार की अस्मिता और सामाजिक सौहार्द के लिए अपना सेवा देना चाहते हैं, एक सैनिक के रूप में, एक योद्धा के रूप में। तो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है और इस सुंदर अवसर को खास करके आपके जीवन अवसर में एक 100% सोल्जर के रूप में, एक सिपाही के रूप में, बिहार के सिपाही और सपूत दोनों के रूप में आपके सपने को साकार करने के लिए मैं एम.के. भारद्वाज जैन रोजगार क्लासेज आपका जो है सहयोग के लिए पूरे हृदय पूरे तन-मन से तैयार है। और मैं चाहूँगा कि आपको सारी जानकारी मिले जो आपको इस बिहार पुलिस की खास करके जो एग्जामिनेशन है इसमें क्वालिफाई करने में आपको मदद मिले। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैन रोजगार क्लासेज आप लोगों की सेवा में भी उपस्थित है और हमारी ये जो पूरी टीम है, पूरी टीम आप लोगों के हर प्रकार की समस्याओं का निदान देने के लिए तैयार है। और बिहार पुलिस की तैयारी करने में जो भी आपकी परेशानियां हैं उस परेशानियों को दूर करने के लिए हम 24 घंटा तत्पर हैं। आपको जो फीचर्स है मैं बता दूं कि खास करके जो है आपका जो क्लासेस चलेंगे वो मंडे टू सैटरडे चलेंगे। ध्यान रखें, मंडे टू सैटरडे चलेंगे। आपके लाइव क्लास होंगे, आपके डाउट क्लास भी होंगे। और जो भी जो है बच्चे मान लो पिछड़ रहे हैं या मान लो समझ में नहीं आ रही है तो अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनके लिए स्पेशल डाउट ग्रुप का क्लास रखा जाएगा। इसके अलावा जो है उनको क्लास नोट्स पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ के रूप में। मॉक टेस्ट तो चलेगा ही, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको जो है कितने मार्क्स ला पाते हो और आपकी क्षमता कितनी है और अपनी खुद की क्षमता की जाँच करने के लिए मॉक टेस्ट तो होगा ही। और मॉक टेस्ट के जरिए जो है मैं आप लोगों को सहयोग भी करूंगा। और जो भी आपके शिक्षक हैं इसमें सेवा देने वाले वो काफ़ी ही अनुभवी, बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं। एक मर्यादित और अनुभवी शिक्षक हैं जिनकी जो है मर्यादा और ख़ास करके जो है इस बात को लेकर के है कि ये कभी भी आपको दिए गए समय में जो भी तथ्य है उस पे बखूबी से जो है चर्चा करते हैं और बच्चे को हर प्रकार के समस्याओं, हर प्रकार के प्रश्न, उनके जो है इच्छाओं, इनक्विजिटिवनेस, जानने की इच्छा को संतुष्ट करने का कोशिश करते हैं। और इसमें तथ्यात्मक बात की जाती है शिक्षक के द्वारा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप सीधे जो है आप संपर्क कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं जैन रोजगार क्लासेज को जो है इस माध्यम से, है ना। आप चाहें तो जो है यूट्यूब के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक के माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो इन सारे माध्यम से आप जैन रोजगार क्लासेज को फॉलो कर सकते हैं अपने सहयोग को प्राप्त करने के लिए। आपको जो है यथासंभव और काफ़ी समुचित सहयोग किया जाएगा आपके कैरियर से संबंधित। जहाँ तक बात है बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए इंग्लिश भी एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि आज जो है आप सामान्य तरीके से 7 से 8 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो 7 से 8 क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में एक ऑब्स्टेकल बन सकता है ना। इस बात को कभी ना भूलें। आई बात समझ में? अगर आप जो है सारे प्रश्नों में से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़ दें तो आपका निश्चित तौर पे रिजल्ट है ना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आप इसमें इंग्लिश के महत्व को भी जो है समझने का कोशिश करें और इसको सहज तरीके से आप बहुत कम समय में जो है आप इसकी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्योंकि इसके अधिकांशतः क्वेश्चन जिस एरिया से पूछे जाते हैं, जितना बड़ा सिलेबस दिखाया जाता है, ये 9th और 10th का दोनों का मिक्स सिलेबस जो है पे आधारित पूछा जाता है, लेकिन उतने सारे जो है बड़े एरिया से जाकर के क्वेश्चन की संख्या होती नहीं है। क्वेश्चन मुख्य रूप से कुछ निश्चित क्षेत्र से होते हैं, ठीक है। और निश्चित क्षेत्र से जिसमें होते हैं मैं बता दूं कि इसमें जो एरिया है आपका बालक, इसमें आपका सबसे सही जो है आपका वोकेबलरी सेक्शन से है।
वोकेबलरी सेक्शन से है आपका, ठीक है। तो वोकेबलरी सेक्शन में आपको मैं बता दूं 4 क्वेश्चन वोकैब पे आधारित पूछे जाते हैं। टोटल जो संख्या है क्वेश्चन पूछने का 8 से 7 या 7 से 8 कहो, कभी 8 रहते हैं या 7 रहते हैं या 7 या 8 रह सकते हैं। इसमें से जो है क्वेश्चन इससे ज़्यादा होते ये पूछे नहीं जाते हैं। अब वोकैब पे ही मात्र 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, स्पेलिंग आपका स्पेलिंग मिस्टेक पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज तक के जितने एग्जाम हुए बिहार पुलिस का स्पेलिंग मिस्टेक, अब बताओ कि अगर आप रेगुलर पेपर रीडिंग भी करो 5 दिन 10 दिन 20 दिन सही ढंग से करो तो आप स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन बना लोगे। बहुत टफ नहीं है, मैं क्या कहा, स्पेलिंग मिस्टेक का हर हालत में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक सही कैसे होगा, रेगुलर रीडिंग से, राइटिंग से। आप अगर एक पेज इंग्लिश लिखते भी हो या एक पेज पढ़ते भी हो तो भी आप जो है इस स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन को बना सकते हो। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है सिनोनिम पे आधारित होता है ना, सिनोनिम पे आधारित होता है, समानार्थक शब्द पे आधारित हो, तीसरा आपका एंटोनिम पे आधारित होता है, विलोम शब्द पे, चौथा क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और ये सारे जो है 4 क्वेश्चन आपको देख लो कि विदाउट ग्रामर है। ठीक है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक पे हर हालत में एक क्वेश्चन देता है, सिनोनिम समानार्थक शब्द पे, एंटोनिम पे और फिर इन द ब्लैंक्स पे। इसमें जो वर्ड का लेवल होता है वो सामान्य जीवन के स्तर से होता है, जो बोल चाल में आप लगभग सुनते हैं या समझते हैं या आप लोग यूज करते रहते हैं, इसलिए बहुत परेशान होने वाली नहीं है, सिर्फ सावधान होने वाली बात है। ध्यान दो, परेशान नहीं होना है, सावधान होना है। अगर आप काफ़ी सावधान हो करके इन चीज़ों की तैयारी अगर आप 1 महीना भी करते हो तो आपको इसमें क्वालिफाई करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाएगी, है ना। तो फिर 1 साल के लिए बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या 2 साल से जो बच्चे फिजिकली और रिटेन की तैयारी कर रहे हैं वो सब बेकार चला जाता है। तो बी कॉन्शियस और बी केयरफुल। हम दूसरी बात और भी इसमें कुछ बताएंगे जिसमें ग्रामर सेक्शन में आपको जो लेना है। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन से भी जो है आपका क्वेश्चन होता है। तो ग्रामर में आपको जिस सेक्शन का ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ध्यान देना है वो देखो आपका है सिंटैक्स पे ध्यान दो। ठीक है, सिंटैक्स पे, नरेशन पे ध्यान दो, नरेशन पे आधारित देगा, वॉइस पे आधारित देगा। ठीक है, नरेशन, सिंटैक्स, वॉइस, टेंस पे आधारित होगा और एडजेक्टिव। तो मैं जितना सेक्शन लिखा इतने सारे सेक्शन से जो है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। पूरा ग्रामर का आपको विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं और मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने सारे जो है पोर्शंस आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका लगभग बिहार पुलिस का क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन जो दिए जाते हैं या तो टेंस बेस्ड होते हैं, वॉइस बेस्ड होते हैं, नरेशन या सिंटैक्स या एडजेक्टिव पे आधारित होते हैं। तो मेरा ये पूरा विश्लेषण किया हुआ है और अब मैं अपने विश्लेषण के आधार पे बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर जो है 5 गो टॉपिक कवर करना जो है आप लोगों के लिए काफ़ी असामान्य बात नहीं है। ऑल ऑफ यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो इसे। नेक्स्ट है, इसके अलावा जो है आपको पैसेज पे आधारित क्वेश्चन दे सकता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, इडियम्स पे रहता है बालक, इडियम्स और फ्रेजेज पे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेज पे आधारित रहता है और फ्रेजल वर्ब पे आधारित रहता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब पे। तो ग्रामर सेक्शन
ज़्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा वोकैब का सेक्शन पे आधारित रहता है, तो वोकैब अगर बहुत अच्छा है तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वोकैब अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करते हो, पर डे मॉक टेस्ट लगाते हो और विश्लेषण करते हो, क्योंकि विश्लेषण करने के दरमियान सारे जो खास करके शब्द होते हैं उसके अर्थ तो समझ में आते हैं, उसका प्रभाव भी लंबे समय तक के मस्तिष्क पे बना हुआ होता है। तो मैं बहुत बृहद चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ तैयार हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं, खास करके कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो यहाँ, है ना, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया, बालक जी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ब्लैंक का है ना, फिल इन द ब्लैंक का, किस तरीके से आप इसे भरेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ें। ऑल ऑफ यू रीड दिस क्वेश्चन। इट इज डैश दैट दोज हु एक्सपेक्ट क्लीमेंसी फ्रॉम अदर्स आर सेल्डम मर्कूरियल देमसेल्व्स। समझ में आया? कहता है इट इज दैट दोज हु एक्सपेक्ट। तो बात है कि एक एक शब्द को पहले सीखो। एक्सपेक्ट का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको एक्सपेक्ट का बता दूं, है ना। सारे वर्ड को मैं तोड़ करके बताने जा रहा हूं, इसे समझने का कोशिश करोगे। ठीक है, एक्सपेक्ट का अर्थ होता है होप, आशा करना। क्या होता है? आशा करना। क्लीमेंसी का अर्थ होता है मर्सी। क्या होता है बोलो? मर्सी। मर्सी को हिंदी में कहते हैं दया। ठीक है, अब यहाँ पे रिपल्सिव शब्द है। रिपल्सिव का अर्थ जानो। रिपल्सिव का अर्थ होता है अगली। अगली जानते हो ना, सुंदर का उल्टा होता है अगली, है ना। ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होता है? अगली। ब्यूटीफुल का क्या होता है बोलो? सुंदर। और उसका उल्टा क्या होता है? कुरूप। तो रिपल्सिव का अर्थ होता है अगली। अगली को क्या कहते हैं बोलो? हिंदी में कुरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरूप। जो देखने में सुंदर नहीं हो, है ना, जो देखने में प्रिय ना लगे। स्टूपिड किसे कहते हो बोलो? फुल्लिश को, है ना। स्टूपिड का अर्थ क्या हो जाता है? फुल्लिश। स्ट्रेंज का अर्थ क्या हो जाता है बोलो? विचित्र। स्ट्रेंज का अर्थ क्या हो जाता है? विचित्र। और पैराडॉक्सिकल का अर्थ क्या हो जाता है बोलो? जो व्यंग्यात्मक हो। पैराडॉक्सिकल जो हास्यास्पद हो। ठीक है, तो पैराडॉक्सिकल का अर्थ जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। या हास्यास्पद। तो बालक जो है कहता है इट इज डैश दैट दोज हु एक्सपेक्ट क्लीमेंसी फ्रॉम अदर्स। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद बात हो जाती है, खास करके उन लोगों को के लिए जो खुद दूसरे से जो है क्या चाहते हैं? दया चाहते हैं। और अपनी बारी जब आती है तो वे जो है शायद ही कभी जो है क्या होते हैं? लचीला रवैया अपनाते हैं। तो जो व्यक्ति खुद दया नहीं कर सकता हो, वो व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से दया का भाव चाहे या दया चाहता हो, है ना, तो ये बात क्या बन जाती है? हास्यास्पद हो जाती है। तो हेयर आप जो देख रहे हो मर्कूरियल शब्द लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं मर्कूरियल का अर्थ होता है चेंजेबल। मर्कूरियल का अर्थ क्या होता है? चेंजेबल, है ना। चेंजेबल, परिवर्तनशील। क्या हो जाता है बोलो? परिवर्तनशील। तो यहां से आप ध्यान दो, इट इज पैराडॉक्सिकल, ये हास्यास्पद होता है। दैट दोज हु एक्सपेक्ट क्लेमेंसी फ्रॉम अदर्स, जो दूसरे व्यक्तियों से क्या चाहते हैं? दया का भाव चाहते हैं। और जो खुद क्या हो? दोज हु आर सेल्डम मर्कूरियल देमसेल्व्स, लेकिन खुद वो जो है अपने केस में दूसरे के लिए लचीला व्यवहार रखने के लिए तैयार शायद ही होते हैं, मतलब नहीं होते हैं। तो यही दो विपरीत चीजें हैं, है ना। अपने बारे में अपेक्षा रखना, दूसरे के लिए जब आती हो बात तो उसमें जो है अपने में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करना। तो इस कारण से जो खास करके कंट्रास्ट का भाव यहाँ है, उस भाव के लिए जो है हम पैराडॉक्सिकल शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पैराडॉक्सिकल। क्योंकि स्ट्रेंज का अर्थ विचित्र होता है, स्टूपिड का अर्थ क्या हुआ बोलो? फुल्लिश। और रिपल्सिव का अर्थ तो सुंदरता से लिया हुआ है,
है ना, या क्रूरता से लिया हुआ है। तो यहाँ पर रिपल्सिव लेना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आप रिपल्सिव को भी कैंसिल करो, स्टूपिड को, स्ट्रेंज को, तो आपका आंसर क्या बनता है, बोलो पैराडॉक्सिकल बनता है। क्या बनता है, पैराडॉक्सिकल। तो आप देख रहे हो कि बिहार पुलिस में जो पूछा जाता है क्वेश्चन में, उनमें सबसे ज़्यादा जो खास करके योगदान है, ध्यान दो, अगर ये सारे शब्द को हम नहीं जान पाएंगे तो निश्चित तौर पे इसमें जो फिलर बनाएंगे वो हमसे जो है नहीं बनेगा। इसलिए जो है आप 8 क्वेश्चन भी बनाने के लिए आपका मैं बता दूं कि इसमें भोगैब का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, ग्रामर का भी योगदान होता है। हाँ, इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन केयरफुल स्टडी करने की ज़रूरत होती है। तो आपके एग्ज़ाम जब बहुत नज़दीक आ गए हैं तो इस जो है कम अवधि में सबसे ज़्यादा क्या किया जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा ये किया जा सकता है कि पर डे मॉक टेस्ट लगाया जा सकता है। इसके साथ जो है टीचर जब डिस्कस कर रहे हो तो उन बातों पर ध्यान दें। अभी इस एक क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या सीखा, एक्सपेक्ट का अर्थ क्या होता है, बोलो होप, क्लीमेंसी का अर्थ क्या होता है, मर्सी, दया, है ना। कभी कभी आप सुने होंगे मर्सी पिटीशन फाइल किया जाता है। मर्सी पिटीशन कहाँ फाइल किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसे जो है क्वेश कर देती है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जो है मर्सी पिटीशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिलती है ना। फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं। तो मर्सी मतलब क्या हुआ, दया, पिटीशन मतलब क्या हुआ, याचिका, तो दया याचिका फाइल करते हैं। तो यहाँ मर्सी शब्द लिया गया, क्लीमेंसी का अर्थ ही होता है मर्सी, मर्सी का अर्थ क्या हुआ, बोलो दया हुआ। रिपल्सिव का अर्थ क्या हुआ, अगली, है ना। और पैराडॉक्सिकल का हास्यास्पद या क्या हो गया, बोलो व्यंग्यात्मक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आपका सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, व्हाट इज योर सेकेंड क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन आपका नरेशन पे आधारित है। आपका देख लो यह स्टेटमेंट जो दिया गया है आपका, ये दोनों स्टेटमेंट को सबसे पहले गौर से देखो। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाए थे ना 9th में 10th में आप लोगों ने बड़े पैमाने पे इसका प्रैक्टिस किया था। तो ये काफ़ी सहज होता है। सबसे पहले इसमें ये देखो कि 2 पार्ट दिया गया, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन। तो बालक टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन आपका क्या है, ये आपका पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, और ये आपका क्या बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को गौर से देखो, दोनों का टेंस जानना जरूरी होता है, क्योंकि नरेशन बनाने के क्रम में आप जो रिपोर्टिंग वर्ब का एरिया होता है और रिपोर्टेड स्पीच का जो होता है, तो आप देख लो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट, और ये अगर सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, तो इसके जो वर्ब होते हैं, है ना, यहाँ सिंपल पास्ट मतलब V2, तो इसी के अनुसार ये भी जो है बदल जाते हैं, V2 में बदल जाते हैं, पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। लेकिन जब बातें यूनिवर्सल ट्रूथ की हो, किसकी बातें हो बोलो, यूनिवर्सल ट्रूथ की हो, तो वैसे अवस्था में इसके वर्ब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया, द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, तो वह सूर्य हमेशा पश्चिम में डूबता है। आप बताओ ये सत्य है कि असत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहाँ पर इसके वर्ब में सेट में कोई बदलाव नहीं होगा। सेट्स इन द वेस्ट मतलब सेट को हम कहीं पास्ट टेंस में नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। चलो यहाँ पर सेड के लिए बदलाव होगा, इसको जो है हम क्या कह सकते हैं भाई, टोल्ड कह सकते हैं। तो टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो सेड बदल जाएगा किस चीज़ में, टोल्ड में। तो टोल्ड इसमें भी है, इसमें भी है, आस्ट में, तो आस्ट वाला कैंसिल कब क्यों करो, क्योंकि आस्ट तभी होगा जब यहाँ पे दैट के जगह पे क्या होगा, इफ का प्रयोग करेंगे, और ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ध्यान से सुनो, सेकेंड थर्ड ऑप्शन जो सी दिया गया उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को आस्ट में बदला गया है, और ए आस्ट में बदला गया है, ये गलत है, क्योंकि आस्ट में तभी बदला जाता है
जब आपका दिया गया आपका रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव है नहीं, क्या बोलो, असर्टिव सेंटेंस है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, तो इस हिसाब से गलत हुआ। दूसरी बात है कि यूनिवर्सल ट्रुथ का स्टेटमेंट है, किसका है बोलो, यूनिवर्सल ट्रुथ का स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल ट्रुथ का स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वक्त इसके जो है क्रिया में भर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर द चिल्ड्रन टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट लिखा, ठीक है, और द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट लिखा। अब यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग किया गया, यहाँ भी ऑलवेज का प्रयोग, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। आप लोग देख लो, ज्यों का त्यों इसमें लिखा गया। ये पार्ट आपका सही है, ठीक है। इस पार्ट में गलती क्या है, इस पार्ट में ऑलवेज शब्द को हटा दिया गया है ना, क्योंकि ग्रामर के आधार पे जो है खास करके ऑलवेज को हटाने का कोई औचित्य नहीं है। बी में आ जाओ, तो इसलिए ए भी आपका क्या है, गलत है। बी में देखो, द टीचर टोल्ड दैट द टीचर ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। अब है कि द टीचर टोल्ड दैट द टीचर ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य जो है पूरब में नहीं डूब रहा है, टीचर ही पूरब में डूब रहा है, ठीक है। तो ये जो है ब्लाइंड क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है ऑप्शन जो है बी बकवास है, एब्सर्ड है, बेतुका। क्या लिखा है बोलो, द टीचर। यहाँ चर्चा किसकी हो रही है, द सन की। तो इट इज ऑल्सो कह सकते हो कि यहाँ पर जो है एब्सर्ड ऑप्शन दिया गया है, मीनिंगलेस ऑप्शन दिया। तो मीनिंगलेस ऑप्शन जब दिया जाएगा तो वैसे अवस्था में हम उसको आंसर में नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से दिया बोलो, नरेशन से क्वेश्चन दिया। तो आप आराम से देख रहे हो, इस प्रकार से नरेशन टॉपिक पे फोकस करना है आपको। बैठ करके नरेशन बनाओ, ठीक है, वॉइस बनाओ, सिंटेक्स पढ़ो, टेंस पढ़ो, 4-5 जो टॉपिक मैंने बताया उसको आराम से कवर करो, ठीक है, और आराम से कवर करो। और मैं क्वेश्चन दूं, आराम से आप क्या करो, बनाओ, ठीक है। हर हालत में आपका जो है रिजल्ट होगा, किसी भी कीमत पे रिजल्ट होगा। हाँ, हमेशा जो है अपने तैयारी करने के तौर तरीके में बदलाव नहीं लाओ, है ना। डोंट बी फिकल और चेंजेबल इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं आगे का क्वेश्चन में चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का है, देखो, इन द फॉलोइंग वर्ड चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि स्पेलिंग मिस्टेक पे आधारित क्वेश्चन दिया जाता है, और स्पेलिंग मिस्टेक में जो है आप देख लो कि पार्सिमोनियस शब्द लिया है। पार्सिमोनियस कहने का अर्थ है इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो पार्सिमोनियस पे दिया है। तो पार्सिमोनियस का जो स्पेलिंग होता है वो देख लो, पार्सिमोनियस, है ना, पार्सिमोनियस। तो पार्सिमोनियस का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय छात्र। पार्सिमोनियस का अर्थ हो जाता है माइजर। क्या होता है बोलो, माइजर। माइजर का अर्थ क्या होता है बोलो, कंजूस। क्या होता है, कंजूस। तो अब मिलाओ, कहाँ पार्सिमोनियस का आ रहा है, पार्सिमोनियस। तो डी ऑप्शन आपका क्या है बोलो, सही है। तो स्पेलिंग मिस्टेक पे आधारित भी क्वेश्चन देता है। तो पारसी और मोनियस दो शब्दों से मिल करके बनता है पार्सिमोनियस। यहाँ पे इसका जो खास करके जो शब्द रूट है वो गलत है। ए पर्सी लिया इसलिए गलत है, ए भी पर्सी लिया इसलिए गलत है, ए पार से लिया इसलिए गलत है, ठीक है। तो आपका मोनियस जो आपका शब्द है, पारसी मोनियस, आपका डी ऑप्शन सही है। तो आप पर डे बोल करके पढ़ो। सबसे बड़ी बात है कि आपका स्पेलिंग सही कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड आउट द पैसेज। आप कोई भी पैसेज को पढ़ते हो तो उसको जोर से पढ़ो, बोल करके पढ़ो, रीड आउट करो उसे। दूसरी बात है कि आप पर डे पढ़ो, है ना। पेपर, पैसेज ये डेली पढ़ने का आदत डालो, आधा घंटा, पौन घंटा, ठीक है, इंग्लिश पेपर। तो भाई इस तरीके के जो शब्द हैं वो उस पर कोई खास परेशानी। हाँ, अगर आप महीना हफ्ता में एक आध दिन पढ़ोगे तो वैसे अवस्था में आपकी परेशानी दूर होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द सेंटेंस। अब यहाँ प्रीपोजिशन पे आधारित क्वेश्चन दिया है। तो प्रीपोजिशन में क्या दिया है, कैसा क्वेश्चन दिया है, वो आप भारद्वाज सर के साथ देखें। यहाँ पर आपका लुक शब्द दिया है बालक जी, लुक शब्द दिया है।
और लुक के साथ प्रीपोजिशन जैसे जैसे बदलता चला जाएगा उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। क्योंकि इसके जैसे जैसे प्रीपोजिशन बदलते हैं वैसे वैसे मीनिंग भी क्या होते हैं, बोलो, बदलते हैं। अब लुक इन अगर लिखा है तो लुक इन का अर्थ क्या हो जाता है, जान लो, है ना। इन लुक के साथ इन तभी यूज करते हैं जब हम स्पेस की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं, लुक इन द रूम, है ना। दूसरी बात है लुक फॉर की बात करते हैं तो लुक फॉर का अर्थ हो जाता है सर्च। सर्च का अर्थ क्या हो जाता है, बोलो, तलाश करना। क्या करना, तलाश करना, ठीक है। सर्च। लुक एट, जब लुक के साथ एट लेते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है। लुक एट का अर्थ होता है लुक समथिंग अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक किसी चीज को देखना। लुक समथिंग अटेंटिवली, काफी ध्यान के साथ किसी चीज को देखना, है ना। जैसे एक टीचर आपसे कहता है लुक एट द बोर्ड, है ना, तो ही अट्रैक्ट्स योर अटेंशन टू पार्टिकुलर थिंग ऑन द बोर्ड। टीचर क्या कहता है, भाई बोर्ड पर ध्यान से देखो, तो आपके ध्यान को आकृष्ट करता है। तो वैसे अवस्था में लुक के साथ हम प्रीपोजिशन क्या लेते हैं, एट लेते हैं। और जब बात आती है लुक इनटू, तो लुक इनटू का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेट। क्या होता है, बोलो, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का अर्थ होता है जांच, जांच पड़ताल करना। तो आपने देखा कि एक ही शब्द के साथ अगर प्रीपोजिशन चेंज करता चला जाता है तो इसके मीनिंग भी चेंज करते चले जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपोजिशन ग्रामर में है, लेकिन ये दोनों चीज का काम कर रहा है, फ्रेजल वर्ब का भी काम कर रहा है। ध्यान से देखना, वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन चेंज करते जाते हैं, उनके मीनिंग चेंज करते जाते हैं, तो वर्ब जो है वहाँ फ्रेजल वर्ब का भी निर्माण करता है। उस सेंस के आधार पे आप वाक्य के फिलर को क्या करते हैं, बनाओगे। तो अमर इज नॉट लुकिंग, क्वार्ट्स क्या होता है, बोलो, डरपोक। क्वार्ट्स किसको कहते हैं, बोलो, कायर। तो कायर लोग को हम आप कायर, है ना। क्वार्ट्स क्या हो गया, कायर लोग। तो जो कायर लोग होते हैं, भीरू लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, उसको क्वार्ट्स कहते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट शब्द लिया, मैनिफेस्ट का अर्थ होता है शो। शो मतलब क्या होता है, बोलो, दर्शाना, दर्शाना या दिखाना, ठीक है। तो ये शब्द क्लियर हो गया। मैनिफेस्ट का अर्थ क्या हुआ, दर्शाना, ठीक है। क्वार्ट्स का अर्थ क्या हो गया, बोलो, कायर लोग। तो अमर इज नॉट लुकिंग, तो अब है कि क्वार्ट्स क्या है, बोलो, क्वार्ट्स पर्सन है, स्पेस नहीं है। तो जब पर्सन है तो उसके लिए इन लेना क्या होगा, गलत हो रहा। दूसरा, अमर इज नॉट लुकिंग, लुकिंग फॉर, तो लुक फॉर का अर्थ क्या हुआ, बोलो, तलाश करना। लुक फॉर का अर्थ क्या है, बोलो, तलाश करना। तो अमर इज नॉट लुकिंग फॉर क्वार्ट्स। तो अब है कि अमर डरपोक लोगों को, कायर लोगों की तलाश नहीं कर रहा है अपने कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए। कहने का अर्थ है कि जो अमर अपने कार्य को प्रदर्शित कर रहा है ना, उसको दिखाने के लिए वो कायर लोगों की तलाश नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर शब्द आया। दूसरी बात है, क्वार्ट्स को जो है लुक एट द क्वार्ट्स तो होगा नहीं, क्योंकि कोई वस्तु है नहीं जिसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। आई बात समझ में। और इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है वर्ष को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो यहाँ प्रधानता देखने की नहीं है, यहाँ प्रधानता है वर्ष को मैनिफेस्ट करने की। और मैनिफेस्ट करने का माध्यम जो है यहाँ पर क्वार्ट्स है, और इस क्वार्ट्स का जो है इस्तेमाल अमर नहीं करना चाह रहा है, ऐसे लोगों की तलाश करना नहीं चाह रहा है। इनटू आता है कब, बताओ, जब जांच पड़ताल की बात होती है, कोई घटना घटती है ना, कोई घटना घटती है, उसमें सीबीआई जांच पड़ताल करती है। जैसे सीबीआई इज
लुकिंग इनटू फॉर्डर स्कैम केस। अब फॉर्डर स्कैम का जो केस है उसमें जो है सीबीआई क्या कर रही है, जांच कर रही है, तो वहाँ पर लुक इनटू आएगा। यहाँ कोई जांच करने वाली बात नहीं है, यहाँ दिखाने वाली बात है। किस चीज़ को दिखाने की बात है, वर्ष को दिखाने की बात है। अमर अपने कार्यों को दिखाना चाहता है जिसके लिए वो कायरों की तलाश नहीं कर रहा है। ये आपके सेंटेंस का भाव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, बोलो फॉर एट भी कैंसिल करो, इनटू भी कैंसिल करो। तो सोच लो कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत ज्ञान की ज़रूरत है और ये सारे ज्ञान आपको जैन रोजगार क्लासेज के माध्यम से प्राप्त होंगे, है ना, जो सहज तरीके से आपको ज्ञान दिया जाएगा। और इसमें आप सारे बच्चे जो है निश्चित तौर पे बहुत बड़े पैमाने पे अवसर है आपको जैन रोजगार के साथ जुड़ करके सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो देख लो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर जो दिया गया सेंटेंस है ऑफ माई यूजुअल वर्क, ये अंडरलाइन सेगमेंट को चेंज करना है। ऐसे प्रश्न को कहते हैं आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है और दिया गया है दिस इज ए चेंज ऑफ माय यूजुअल वर्क। अब इसमें जो आपका ऑफ माय यूजुअल वर्क है ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट में जाइए, और गलत है तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन है जो इसको सुधार सकता है उस ऑप्शन को आप लीजिए। तो चेंज की बात कर रहा, दिस इज ए चेंज, परिवर्तन है, यह एक परिवर्तन है। मेरे जो है यूजुअल वर्क में, यूजुअल वर्क किसको कहते हैं, वैसा कार्य जो प्रायः नित्य आप करते हैं वैसे कार्य को क्या कहते हैं, बोलो यूजुअल वर्क कहते हैं। तो बताओ किसी भी जो है परमानेंट कार्य में अगर बदलाव आता है उस बदलाव को क्या कहते हैं, बोलो डेविएशन। मान के चलो कि कोई जो है आप लाइट है, आप देख लो अगर टॉर्च से लाइट जाती है ना, तो निश्चित सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन अगर यही लाइट को आप क्या करो, प्रिज्म के जरिए ले जाओ, क्या होता है, ये डेविएट करता है। तो जो है नेचुरल चीज़ों में क्या होता है बताओ, नेचुरली जब हम खास करके टॉर्च से लाइट जलाते हैं सीधे रेखा में गमन करती है, लेकिन प्रिज्म के माध्यम में क्या होता है, बोलो डेविएशन। तो जब नियति में डेविएशन हो, हैबिट में डेविएशन हो, परमानेंट एक्शन में डेविएशन हो, तो डेविएशन का भाव दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या इसका प्रयोग करते हैं, वेन एवर यू डेविएट फ्रॉम योर यूजुअल वर्क, जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हो, अपने आदत से भटक जाते हो, अपने कार्य से भटक जाते हो या बदलाव करते हो, तो वहाँ पे बदलाव का भाव बताने के लिए क्या लेते हैं, बोलो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो है फ्रॉम माई यूजुअल वर्क का प्रयोग करो, ठीक है। फॉर का प्रयोग करते हैं जब पर्पस बताते हैं, क्या बताते हैं, बोलो पर्पस। वेन एवर यू डिस्क्राइब, आई हैव परचेज दिस पेन फॉर माई यंगर ब्रदर, आई हैव परचेज दिस हाउस फॉर माई चिल्ड्रेन, ठीक है। तो फॉर का प्रयोग पर्पस बताने के लिए करते हैं। इन माई यूजुअल वर्क, तो इन आपका जो है पता है कि इन का प्रयोग हम खास करके किस चीज़ के लिए करते हैं बताओ, अस्थाई कार्यों के लिए। किसके लिए, बोलो अस्थाई कार्य। ही स्टडीज इन शिकागो यूनिवर्सिटी, माय फादर वर्क्स इन द आर्मी, ठीक है। तो अस्थाई कार्य के लिए जो है हम इन का प्रयोग करते हैं, अस्थाई कार्य के लिए जो है हम एट का प्रयोग करते हैं, बदलाव के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और पर्पस के लिए एक्सचेंज का भाव। हाँ, मैं रुपया दे करके लिए, मान को रुपया दे करके कलम खरीदा, तो आई हैव परचेज दिस पेन फॉर 500 रुपीज, तो एक्सचेंज का भाव है ना दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, पर्पस का भाव दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, स्पेस का भाव इन, अस्थायी कार्य के लिए इन, टेम्पररी एक्शन के लिए एट। तो इस तरीके से आप देख लो कि प्रीपोजिशन, अगर एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन का दे देता है तो सोच लो कि प्रीपोजिशन के पूरे टॉपिक का ज्ञान का निचोड़ आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन को। मतलब कहने का अर्थ है कि 8 क्वेश्चन के जरिए ही आपके अंग्रेजी भाषा के सारे जो है ज्ञान की समीक्षा आपकी कर ली जाती है। इसलिए जो है कभी भी क्वेश्चन की संख्या कम हो इसको जो है नज़रअंदाज नहीं करो, इसकी भूमिका क्या है एग्जाम में और आपके जीवन में भूमिका क्या है इस पर ज़्यादा फोर्स करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन इडियम।
तो अंडरलाइन इडियम आपका क्या दिया है, स्वान सॉन्ग है। क्या बोलो, अंडरलाइन इडियम क्या, देखो गौर से, स्वान सॉन्ग है लिखा हुआ, ठीक है। तो स्वान सॉन्ग पे एक आधारित कहानी है बालक। स्वान क्या हुआ कि जीवन के अंतिम क्षण में ये काफ़ी जो है मधुर संगीत गाते गाते अपने जीवन का क्या करता है, त्याग कर देता है। ये दंत कथा में है लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पर स्वान सॉन्ग का चर्चा जो है स्वान से नहीं है, रुचि नामक लेखक से है। रुचि रोड सेवरल बुक्स। तो रुचि नाम की लेखिका जो है उसने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन लव इन लॉस्ट लैंड जो है इसकी जीवन की अंतिम जो है लेखनी थी। क्या थी बोलो, अंतिम लेखनी। तो अंतिम लेखनी के लिए जो है यहाँ पर जो चर्चा किया जा रहा है, इसमें जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे लेखनी का भाव तो नहीं आ रहा है, यहाँ सॉन्ग का भाव आ रहा है। जबकि यहाँ लव इन लॉस्ट लैंड किस चीज़ का नाम है बोलो, किताब का नाम है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सॉन्ग, वी आर टॉकिंग अबाउट बुक। तो यहाँ सॉन्ग की बात करना क्या होगा, इट विल बी डिसऑनेस्टी विद द क्वेश्चन, दिस विल नॉट विद जस्टिस विद द क्वेश्चन। यहाँ पर जो है क्वेश्चन के साथ न्याय तभी होगा जब क्वेश्चन के मांग को पूरा करें। तो यहाँ सॉन्ग की बात है, यहाँ पे लव इन लॉस क्या चीज़ है बोलो, बुक है। तो हम चर्चा किस चीज़ का कर रहे हैं, किताब का चर्चा कर रहे हैं। तो स्वान सॉन्ग क्या था बताओ, तो अब है द सॉन्ग ऑफ ग्रेट स्वीटनेस। तो यहाँ ये भी गलत है, क्योंकि लव इन लॉस्ट लैंड इज अ स्टोरी, है ना, और दैट इज द बुक और लास्ट बुक ऑफ द ऑथर। तो यहाँ पर लास्ट बुक का भाव देने के लिए द फाइनल डिट्स है। डिट्स मतलब क्या होता है बोलो, कीर्ति। तो जब कोई व्यक्ति कंपोज करता है कोई बुक, चाहे पोएम का, या लिखता है कोई नॉवेल या ड्रामा का किताब, तो वो व्यक्ति का डिट्स कहलाता है। जैसे रामचरितमानस जो है मैग्नम ओपस तुलसीदास का माना जाता है। वाल्मीकि का रामायण जो है मैग्नम ओपस माना। मैग्नम ओपस का अर्थ क्या, सबसे महत्वपूर्ण कृति के रूप में माना, डिट्स कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या है बोलो, सी है द लास्ट स्वीट मेमोरी। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट में। तो स्वान सॉन्ग का अर्थ क्या हुआ बताओ, द फाइनल डिट्स। क्या हुआ बोलो, डिट्स। डिट्स किसको कहा गया, डिट्स कहा गया लव इन लॉस्ट लैंड। लव इन लॉस्ट लैंड क्या है बोलो, टाइटिल। टाइटिल किस चीज़ का है, बुक का, ठीक है। तो भाई आपको इडियम्स ऑफ फ्रेज भी जानना पड़ेगा। अगर इडियम्स ऑफ फ्रेज आपको याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन गया। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन पूछा गया अभी तक के मैंने बताया था, स्पेलिंग मिस्टेक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिनोनिम पे पूछा जाएगा, एंटोनिम पे पूछा जाएगा, इडियम्स और फ्रेज पे पूछा जाएगा, फ्रेजल वर्ब पे पूछा जाएगा। तो जो एरिया सबसे ज़्यादा जो कवर कर रहा है वो वोकैब का एरिया कवर कर रहा है। ग्रामर से मात्र 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी नरेशन से पूछा जाएगा तो कभी वॉइस से पूछा जाएगा, एक आध फीलर देगा, एक आध कॉमन एरर देगा। मात्र 2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में जो भूमिका ग्रामर की होगी वो मात्र 2 क्वेश्चन की। इसलिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो। सबसे ज़्यादा जो फोकस करनी है तो आप वोकैबुलरी सेक्शन पे करो, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखो प्राग्मेटिक शब्द लिया है। क्या लिया है बोलो, प्राग्मेटिक्स। तो प्राग्मेटिक का अर्थ क्या होता है जानते हो, प्रैक्टिकल। क्या होता है, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है क्या, सिनोनिम, समानार्थक। थ्योरेटिकल क्या होता है बोलो, सैद्धांतिक। थ्योरेटिकल का अर्थ क्या होता है बोलो, सैद्धांतिक। रियलिस्टिक का भी अर्थ होता है आपका यथार्थवादी। यथार्थवादी, ठीक है। और प्राग्मेटिक का अर्थ होता है यथार्थवादी। तो दोनों का अर्थ जो है सेम है। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, सिंपल का अर्थ होता है सरल, है ना। तो अब इसमें मांगा क्या जा रहा है बताओ, सिनोनिम, समानार्थक अर्थ देना है। तो प्राग्मेटिक का समानार्थक अर्थ कैरी करने वाला क्या है बोलो, रियलिस्टिक है। तो इसलिए आप जो है रियलिस्टिक शब्द लें, ठीक है। लास्ट प्रोफाउंड, यहाँ पे अपोजिट वर्ड मांगा जा रहा है। क्या बोलो, अपोजिट मीनिंग देना है इसमें, एंटोनिम का क्वेश्चन है। तो प्रोफाउंड का अर्थ होता है बालक डीप। क्या अर्थ होता है बोलो, डीप। डीप मतलब क्या हुआ, गहरा। डीप का अर्थ क्या हुआ, गहरा, ठीक है। मिस्टीरियस
लिया गया है। मिस्टीरियस का अर्थ होता है सीक्रेट, रहस्यमय। क्या होता है? रहस्यमय, रहस्यमय या गुप्त। डिफिकल्ट का अर्थ कठिन होता है। सुपरफ्लुअस का अर्थ होता है फालतू। फालतू समझते हो ना, बकवास, है ना। सुपरफ्लुअस का अर्थ क्या होता है बोलो? अननेसेसरी, अननेसेसरी, है ना, बिना मतलब का, बकवास। और सुपरफिशियल का अर्थ होता है शैलो। क्या अर्थ होता है बोलो? शैलो। शैलो का अर्थ क्या होता है? छिछला, है ना, छिछला। अब बताओ कि गहरा का उल्टा क्या होता है? छिछला। तो आपका प्रोफाउंड का एंटोनिम क्या हो जाता है? सुपरफिशियल। क्या हो जाता है बोलो? सुपरफिशियल। तो आपने देखा कि जिस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सहजता के साथ बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। और मेरा चैनल जैन रोजगार क्लासेज और इसके सारे शिक्षक आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप हमें फॉलो करें, है ना। जो मैंने आपका चैनल बताया उस सारे माध्यम से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ मैं फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।